नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे लेफोर्ट 1 ऑस्टियोटॉमी के बारे में। तो शुरू करें। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी के दूसरे भाग के बारे में, जिसको हम बोलते हैं लेफोर्ट 1 ऑस्टियोटॉमी। अब आप ये सोचेंगे कि लेफोर्ट 1 है तो 2 या 3 भी होता है। हाँ, होता है। लेफोर्ट 2 और 3 भी जो है कुछ टाइप की ऑस्टियोटॉमीज होती हैं, लेकिन वो जो है हमारे जनरली जो है ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी में नहीं आती, क्योंकि वो क्रेनियोफेशियल डिसोस्टोसिस यानी कि जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं फेशियल स्केलेटन के, उसमें जो है लेफोर्ट 2 और लेफोर्ट 3 में आती हैं। और हम जो है बेसिकली ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी यानी कि जब आपके जो है ऊपर और नीचे के जबड़े में कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, एक तरीके का मैल अलाइनमेंट होता है, स्केलेटल मैल ऑक्लूजन होता है, तो हम उसके लिए लेफोर्ट 1 ऑस्टियोटॉमी करते हैं। लेफोर्ट 1, 2, 3 ऑस्टियोटॉमी जो होती है बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 लाइन होती हैं हमारे फेशियल स्केलेटन में। हमारी जो फेस का जो स्केलेटन होता है, जो हड्डी होती है, हड्डियाँ जो होती हैं, उसमें 3 एरियाज होते हैं जिनको बोलते हैं लेफोर्ट लाइन्स। ये 3 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। वो होता है लेफोर्ट 1, लेफोर्ट 2 एंड लेफोर्ट 3। अब लेफोर्ट 1 होता है आपके यहाँ पे, ठीक है। मैं लैंडमार्क्स के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो है सार्वजनिक तरीके से जनता को समझाना चाहता हूँ। तो मैं इसमें जो है बहुत सिंपल सा जो है आपको बताना चाहता हूँ कि लेफोर्ट 1 आपकी यहाँ लाइन होती है, लेफोर्ट 2 आपकी यहाँ और यहाँ के बीच में एक पिरामिडल टाइप की लाइन होती है, और लेफोर्ट 3 आपके ऊपर तक होता है। ये डायग्राम अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी तब की जाती है जब आपके ऊपरी और निचले जबड़े के बीच में एक स्केलेटल मैल अलाइनमेंट होता है, यानी कि एक डिस्क्रिपेंसी होती है, जिसकी वजह से या तो आदमी का चेहरा बहुत नीचे से आगे या ऊपर से बहुत आगे दिखता है, या दोनों तरफ से बहुत फैला हुआ दिखता है। अब बात करते हैं लेफोर्ट 1 ऑस्टियोटॉमी कहाँ कहाँ यूज होती है। मेनली मिड फेस, ये वाला जो एरिया होता है, इसमें कोई आपकी डिस्क्रिपेंसी होती है, स्पेशली आपके जो ऊपरी जबड़े में कोई भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी हो कंपेयर टू योर लोअर जॉ, यानी कि बहुत अंदर की तरफ है ऊपरी जबड़ा, या बाहर की तरफ है, या बहुत छोटा है, या बहुत बड़ा है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मैक्सिलरी एक्सेस। वर्टिकल मैक्सिलरी एक्सेस मैंने जो है गमी स्माइल के बारे में बात की है। तो अगर वर्टिकल मैक्सिलरी एक्सेस कब होगा? जब आपका गमी स्माइल डिस्प्ले 8 mm से ज़्यादा होता है। इसका मतलब अंदर की हड्डी, ये वाली हड्डी बहुत चौड़ी होती है, जिसकी वजह से वर्टिकल मैक्सिलरी एक्सेस होता है। और डेफिशिएंट मैक्सिला यानी कि जो हड्डी है वो कम बनी हुई है। क्लेफ्ट लिप और पैलेट वाले पेशेंट्स की ये वाला जो एरिया होता है, बिकॉज ऑफ द सर्जरीज एंड ऑल दोस थिंग्स, जो है उनका जो है मैक्सिला थोड़ा हाइपोप्लास्टिक होता है, अंदर की तरफ होता है। तो लेफोर्ट ऑस्टियोटॉमी चाहे उसको बढ़ाना हो या कम करना हो, आगे करना हो, पीछे करना हो, एंगल चेंज करना हो, उसके लिए भी की जाती है। ये जनरल एनेस्थीसिया में होता है, लाइक ऑल ऑर्थोग्नाथिक सर्जरीज। हर सर्जरी से पहले एक प्री एनेस्थेटिक वर्कअप होता है, जिसमें हम पता करते हैं कि आपको कोई डिसऑर्डर तो नहीं, कोई ऐसी आपकी मेडिकल कंडीशन तो नहीं जिसकी वजह से आपको सर्जरी में रिस्क हो। अब मैं बात करना चाहता हूं कि सिंपली पुट कैसे होती है लेफोर्ट 1 ऑस्टियोटॉमी। पहले जो है हम सारी एनालिसिस करते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट और ओरल सर्जन दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। यूजुअली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी कि ब्रेसेस पहले लग जाते हैं, और एक स्प्लिंट से जो है दोनों जबड़ों का रिलेशन जो है रिकॉर्ड करके उसको बाद में रिप्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अब जनरल एनेस्थीसिया का वर्कअप हो गया, हमें जो है मेडिकल साइड ने बोला कि हाँ सारा ब्लड वर्कअप हो गया, प्री एनेस्थेटिक वर्कअप इज ऑल फाइन। आफ्टर पुटिंग और इंड्यूसिंग द पेशेंट इनटू जनरल एनेस्थीसिया, हम जो है वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया देते हैं हर जगह, और उसके बाद फाइनली हम इंसिजन देना शुरू करते हैं आपके जो है मसूड़े के ऊपर 5 mm ऊपर, हर दांत के रूट के छोर के 5 mm ऊपर, उतना हम जिंजाइवल कफ यानी कि मसूड़े की लेंथ छोड़ देते हैं, और वहाँ से एक इंसिजन बनाते हैं, और उस इंसिजन को बना के हम एक विंडो खोलते हैं एंड से एंड तक। उसके बाद हम सारा सॉफ्ट टिश्यू सेपरेट करते हैं। सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं इसमें, हम जितने भी हमें जो डिटेल्स हैं अगेन वो आपके लिए नहीं है। एक बार हमने सारा सॉफ्ट टिश्यू हटा दिया है, सारा सॉफ्ट टिश्यू हटाने के बाद हमें हड्डी दिख जाती है, फिर हमें बेसिस ऑफ आर नीड्स कि अगर हमें जो है जो हमारे ऊपर का जबड़ा है उसको हम पहले तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम उसको चकनाचूर कर देते हैं, हम जो है ऑस्टियोटोम लेके फ्रैक्चर लाइंस बनाते हैं, जहाँ पे वो लाइंस हैं वहाँ पे हल्का हल्का फ्रैक्चर करके जो है उसको हम मोबिलाइज कर देते हैं। तो टिल द पॉइंट ये सबसे ज़्यादा जो है रिस्की पार्ट होता है सर्जरी का, लेकिन जो सर्जन्स होते हैं वो बहुत सक्षम होते हैं। एक बार आपकी ये ऊपर वाली हड्डी जो है, जब एक बार फाइनली हमने हर जगह से कट दे दिया, उसके बाद ये
खुल जाती है और बहुत अच्छे से मोबाइल हो जाती है। तो ऊपर वाला जबड़ा जो है बिल्कुल ऐसे ऐसे करके हिलने लगता है और तीनों प्लेन में राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह जो है वो ऐसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसमें जो है ब्लड जो लॉस जनरली नहीं होता है क्योंकि हम जो है इसकी जो ब्लड सप्लाई उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देते। आफ्टर दैट डिपेंडिंग अपॉन द केस कि हमें इसको आगे लाना है, पीछे करना है या ऊपर नीचे करना है। कभी कभार एसिमेट्री होती है तो उसके हिसाब से हमें इसको चेंज करना होता है। वो करने के बाद और कभी कभार बायजॉ सर्जरी भी होती है जिसमें यानी कि हमें बायलैटरल स्प्लिट सेराइटल ऑस्टियोटोमी भी करनी पड़ती है ताकि पूरा रिलेशन आपका ठीक बैठ जाए। अच्छा, इसीलिए मैंने बताया था कि पहले स्प्लिंट क्यों किया जाता है, क्योंकि आप जब स्प्लिंट करते हो तो वो रिलेशनशिप जो दोनों जबड़ों का है, दोनों के जबड़ों के दांतों का है, वो मेंटेन रहता है। एक बार आपने फाइनल पोजीशन कर दी उसके बाद जो है आप स्प्लिंट लोगे और वापस जो टेढ़े मेढ़े आपके हो रखे हैं दांत बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने सर्जरी करके जो है हड्डी काटी है या ऑगमेंट की है या आगे पीछे की है, फिर हम उस स्प्लिंट के हिसाब से ऐसे करके दांत ठीक कर देंगे और उसके बाद पोजीशन पूरी आ जाएगी। चेक कर लेंगे कि सब कुछ सही जगह बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, कहीं कोई घाव होने के चांसेस तो नहीं है, हर जगह पूरा जो है सफाई कर देंगे। एंड फाइनली हम प्लेट स्क्रूज से जो है हम उस जो नई वाली जगह उसको रख देंगे और फाइनली सूचर करके अल्टीमेटली कंप्रेशन बैंडेज बांध देंगे। एंड अगेन वी विल टेक द पेशेंट फॉर पोस्ट ऑपरेटिव केयर जहाँ वो जनरल एनेस्थीसिया से उठेंगे। 5 से 6 हफ्ते जो है उनको जो है ऑब्वियसली इसके बीच में इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन भी होगी यानी कि हम दोनों दांतों को आर्च वायर से जोड़ देंगे ताकि पेशेंट का जो हीलिंग है बिल्कुल सही रहे, सब स्टेबिलिटी रहे। एंड आफ्टर द पेशेंट वेक्स अप 5 से 6 हफ्ते उनको जो है हीलिंग पीरियड होता है जिसमें ऑब्वियसली उनकी दवाइयाँ चलती हैं। आपका 24 से 48 घंटे जो है आप जो है हॉस्पिटल में होते हो जिसमें आपको जो है IV फ्लूइड्स जाते हैं। उसके बाद मतलब आप मुंह से खाना नहीं खा सकते, उसके बाद जो है थोड़े दिन बाद जो है आप खाना खाना शुरू कर सकते हो। सॉलिड डाइट थोड़ी बाद में शुरू होती है। पोस्ट ऑप स्वेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं रहते कंपेयर टू द रिस्क वर्सेस बेनिफिट में जो रिस्क है। यानी कि जब आप इसके बाहर आते हो, जब आपकी लफोर्ट वन ऑस्टियोटोमी हो जाती है, उसके बाद थोड़े दिन बाद जब आपका सब सूजन वूजन हट जाता है और नई पोजीशन में आता है तो आपकी बिल्कुल छवि बदल जाती है जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था। और उसके बाद जो है यू कैन गो हैड विद द फर्दर ट्रीटमेंट जो अगर ज़रूरत पड़े आगे। एंड आपका कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं होते तो ज़रूर हैं लेकिन हाँ जो सर्जन्स होते हैं दे आर वेरी गुड। तो देखिए लाइक ऑल ऑपरेशंस ये कुछ रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कैरी करते हैं लेकिन अगर आप सही में चाहते हैं कि आप जो है इसको जो है जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है अपने डॉक्टर से इस बारे में बात ज़रूर करिए कि क्या रिस्क है, पोस्ट ऑपरेटिव एडिमा कितना होता है, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट कितना होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कितना होता है। क्योंकि बहुत बार मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं स्पेशली वेस्टर्नर्स के जो बोलते हैं कि डॉक्टर्स ने हमें बताया नहीं कि कितना दर्द होता है। सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, कोई भी हॉस्पिटल के प्रोसीजर में ऐसा कभी नहीं होता कि आपको अंधेरे में रखा जाए कि कितना दर्द होगा। हो सकता है जितना आपने सोचा हो उससे ज़्यादा दर्द हुआ वो हो सकता है बिकॉज ऑफ मे बी द सर्जरी वॉज मोर इन्वेजिव या आपका पेन थ्रेशोल्ड कम है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि एज डॉक्टर्स हम आपको बताते नहीं कि क्या होने वाला है, कि क्या होने के चांसेस है। उसके बाद देखिए कोई एक लेवल का अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर रहता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इस चीज़ के थ्रू जाना चाहते हैं अपने डॉक्टर से, अपने ओरल सर्जन से, अपने जो है मेडिकल डॉक्टर से एक बार अच्छे से बात करिए इस बारे में और एक कैलकुलेटेड डिसीजन लीजिए। बट जब आप ये डिसीजन ले लेंगे इन फेवर ऑफ गोइंग फॉर इट आपको पता चलेगा उसके बाद दिस वाज ऑल वर्थ इट। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और मेरा व्हाट्सएप नंबर। कृपया मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए, प्लीज़ मुझे एक मैसेज डालिए और मैं 2-3 दिन में हो सकता है आपको जवाब दूँ क्योंकि मैं हो सकता है पेशेंट्स के साथ बिजी हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।